हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक मिड सेमेस्टर एग्जाम थर्ड सेमेस्टर का पराशर ज्योतिष पेपर है। इसमें हम आपको 2023 मिड सेमेस्टर पराशर ज्योतिष का सॉल्यूशन बताएंगे। ये लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर है। तो उस साल जो क्वेश्चन आए थे, पहला था राजयोग किस प्रकार बनते हैं, किसी एक राजयोग की व्याख्या देना है। पराशरी पद्धति में राहु केतु किस प्रकार फल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लघु पराशरी के अनुसार मारक भावों की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। चौथे प्रश्न में पराशरी ज्योतिष के अनुसार त्रिशिदाएं किस प्रकार फल देते हैं, ये कुंडली बनाकर स्पष्ट करना है। तो चलिए इन प्रश्नों का सलूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि राजयोग किस प्रकार बनते हैं, किसी एक राजयोग की व्याख्या भी करें। तो यहाँ कुंडली में देख लीजिए, आपको मालूम है कि 1 से 12 हाउस होते हैं और उनका क्रम से नाम है। पहला हाउस का व्यक्तित्व है, फिर धन है, पराक्रम है, सुख है, संतान, शत्रु, विवाह, रोग, रोग को भी आयु भी कहते हैं। यहाँ भाग्य, फिर कर्म भाव, फिर आय भाव है, और 12वां हाउस है व्यय हाउस है। तो राजयोग कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। तो पराशरी राजयोग वैदिक ज्योतिष में एक शक्तिशाली योग है जो केंद्र, तो केंद्र के हाउस कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 7, 10। जो केंद्र पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, और त्रिकोण पहला, 5वां और 9वां भाव, ये त्रिकोण है पहला, 5 और 9। इनका हम जो भावों का नाम है वो है आपका तनु अर्थात शरीर या व्यक्तित्व, 5वां है संतान, और 9वां है भाग। तो वैदिक ज्योतिष में एक शक्तिशाली योग है जो केंद्र और त्रिकोण भावों के बीच एक विशेष संबंध बनाता है। यह योग व्यक्ति को जीवन में सफलता, अधिकार और भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। पराशरी राजयोग के निर्माण का कारण क्या है। केंद्र और त्रिकोण के भावों के स्वामियों के बीच युति या साथ, जिसे हम कहते हैं साथ बैठना, या दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे को देखना, या राशि परिवर्तन, एक दूसरे के घर में प्रवेश करना हो सकता है। तो पराशरी राजयोग का निर्माण कैसे हो सकता है कि त्रिकोण और केंद्र के बीच कुछ भी संबंध हो, जैसे कि केंद्र या त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठ गए हों, दोनों एक दूसरे को देख रहे हों, या एक दूसरे की राशि में एक्सचेंज या परिवर्तन कर लिया, एक दूसरे के घर में बैठे हो। यदि लग्न, जिसे हम पहला भाव कहते हैं, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, तो यह योग और भी शक्तिशाली हो जाता है। जनरली 3, 6, 9, 12 ये राशियां ऐसी होती हैं कि ये हमेशा केंद्र और त्रिकोण दोनों में आ जाती हैं। जैसे 3 लगी है, तो यदि लग्न, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है तो यह योग, मतलब ये योग और भी शक्तिशाली है यदि लग्न का पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा की उपस्थिति इस योग के प्रभाव को और भी बढ़ा देती है। मतलब केंद्र त्रिकोण का संबंध हो रहा है और वो संबंध में या तो शुक्र है, बृहस्पति है, चंद्रमा है या बुध है, तो क्योंकि ये सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, इसलिए इसका प्रभाव, अच्छा प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस कुंडली में आप देख सकते हैं, केंद्र का मतलब हुआ केंद्र के ये हाउस, जहां केंद्र मोटा मोटा लिखा हुआ 1, 4, 7 और 10। त्रिकोण का मतलब हुआ जहां पे त्रिकोण लिखा है, एक 5वें में त्रिकोण है और 9वें में त्रिकोण है, और इन्हीं के बीच में जो संबंध होता है उससे पराशरी राजयोग का निर्माण होता है। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं पराशरी राजयोग के। यह योग व्यक्ति को जीवन में उच्च पद, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है। व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ठोस समाधान खोजने में सक्षम। यह योग व्यक्ति को धन, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं, इस कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली है, और कुंभ लग्न में 9वें भाव जो त्रिकोण का 9वां त्रिकोण है और केंद्र का भाव 10वां, इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। कुंभ लग्न होते हुए नवम में 7वीं राशि है जिसका स्वामी 8वें में बैठा है, 10वें भाव 8वीं राशि में बैठा है, और 10वें भाव में जो 8वीं राशि लगी है उसका स्वामी मंगल 9वें भाव के 7 नंबर राशि अर्थात तुला में बैठा है। तो यहां शुक्र मंगल ने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। शुक्र की राशि में मंगल है और मंगल की राशि में शुक्र है। क्योंकि ये भाव का नाम है, एक का नाम है धर्म, 9वां भाव धर्म है, त्रिकोण है,
और 10वां हाउस केंद्र में है, और ये कर्म भाव है। इसीलिए इसे धर्म कर्माधिपत्य राजयोग कहते हैं, क्योंकि धर्म और कर्म के बीच में एक्सचेंज हुआ है। आपका धर्म ही आपका कर्म बन गया है, या आपका कर्म ही आपका धर्म बन गया है। इस स्थिति में जातक बहुत उन्नति करता है। अब पराशरी राजयोग का महत्व। पराशरी राजयोग को वैदिक ज्योतिष से सबसे शक्तिशाली योगों में से एक माना जाता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में भाग्य और सफलता को दर्शाता है। यह योग इस योग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। संक्षेप में, पराशरी राजयोग एक शक्तिशाली योग है जो व्यक्ति को जीवन में सफलता, अधिकार और भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। यह योग केंद्र और त्रिकोण भाव के बीच एक विशेष संबंध बनाता है। अब सर्वोत्तम राजयोग, वैसे भी हम ये अभी बता चुके हैं। अब सर्वोत्तम राजयोग क्या होता है? त्रिकोणाधिपति संबंध येन केनचिता केंद्रनास्थ बलिनो भवेद्यादि शुभ योग विकृता। किसी भी त्रिकोण का बलवान केंद्र स्थानीय अर्थात दशमेश से संबंध हो तो उत्तम योग होता है, अथवा किसी भी केंद्र स्थान के स्वामी ग्रह का संबंध बलवान त्रिकोणेश अर्थात नवमेश से संबंध हो तो भी राजयोग होता है, अथवा पूर्वोक्त सभी केंद्र त्रिकोणेश संबंधों से उपयुक्त राजयोगों में योग कारक ग्रह यदि बलवान हो तो उत्तम योग कहलाता है। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि कोई भी केंद्र हो और कोई भी त्रिकोण के बीच में संबंध हो तो वो राजयोग होता है, लेकिन इन सब में सबसे बलवान राजयोग होता है नवम दवम दशम के बीच में एक्सचेंज अर्थात धर्म कर्माधिपत्य राजयोग। ये पराशरी राजयोगों में सबसे उच्च का राजयोग है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आया था 2023 मिड सेमेस्टर पराशरी में, वो था पराशरी सिद्धांत में राहु केतु किस प्रकार फल देते। तो राहु और केतु जिन भावों में बैठते हैं अथवा जिन 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 भावों के अधिपतियों के साथ बैठते हैं, तब उन भावों अथवा साथ बैठे भाव अधिपतियों के द्वारा मिलने वाले फल ही देंगे। यानी कि इसका बी पार्ट क्या होगा? राहु और केतु जिस भाव और राशि में होंगे अथवा जिस ग्रह के साथ होंगे उसके फल देंगे। फल भी भावों और अधिपतियों के मुताबिक होगा। राहु अथवा केतु यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों और उनका किसी केंद्र अथवा त्रिकोणाधिपति से संबंध हो तो वह योग कारक होता है। तो कुल मिला के शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि राहु केतु स्वतंत्र रूप से अपना कोई फल नहीं देते हैं, बल्कि जिस राशि में बैठते हैं उसका फल देते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उसका फल देते हैं, या जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी ग्रह की कॉपी कर लेते हैं, उसी के ग्रह जैसे बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस कुंडली में देख लीजिए, राहु मंगल के साथ बैठा है और मंगल उच्च का है, तो राहु भी उच्च का हो गया और मंगल की कॉपी की तरह बिहेव करेगा, एकदम मंगल के कैरेक्टर। तो जब राहु मंगल के साथ बैठा है तो मंगल की तरह बिहेव करेगा, बृहस्पति के साथ बैठेगा तो बृहस्पति की तरह। और अगर कोई ग्रह नहीं है तो उस राशि के अनुसार फल देगा। जैसे यहाँ पे अगर मंगल ना होता तो ये 10वीं राशि में बैठ के 10वीं राशि अर्थात शनि के अनुसार फल देता, और फल भी शनि के अनुसार देता, लेकिन फल किस फील्ड में देता? तो 5वें भाव का देता। 5वें भाव में शनि क्या दे सकते हैं? क्योंकि ये शिक्षा का भाव है, तो शनि लोहे अर्थात इंजीनियरिंग की फील्ड में भेजेंगे। राहु भी वही करेगा, क्योंकि वो किस राशि में है? शनि की राशि में। दूसरा, ये संतान का भी भाव है, प्रेम का भी भाव है, रोमांस का भी भाव है। इसमें सब जगह शनि का योगदान होगा। राहु शनि की तरह बिहेव करेगा। पर यदि कोई ग्रह है, जैसे इस केस में मंगल है, तो मंगल के जैसा हो जाएगा, तब शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। तो राहु और केतु क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, तो खुद का प्रभाव ना देके जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं उनके जैसा बिहेव करते हैं, उनके जैसा प्रभाव देते हैं। 2023 मिड सेमेस्टर एग्जाम लघु पाराशरी में जो तीसरा क्वेश्चन आया था वो ये है कि लघु पाराशरी के अनुसार मारक भावों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब मारक भाव कौन कौन से होते हैं? तो वो आप समझ लीजिए कि कुंडली में जो दूसरा भाव होता है धन, धन भाव, वो मारक भाव होता है। यहाँ पे जो भी राशि लगी है उसका स्वामी ग्रह मार्किस बन जाता है। इसी तरह से 7वां भाव में जो राशि लगी होगा उसका ग्रह सप्तमेश जिसे हम कहेंगे वो भी मार्किस बन जाएगा। तो द्वितीय एंड सप्तम भाव के स्वामी ही मार्केस कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है मारक भाव।
जन्म स्थान से अष्टम स्थान को आयु स्थान कहते हैं, और इस 8वें स्थान से 8वां स्थान आयु की आयु है, अर्थात लग्न से तीसरा भाव। अब लग्न से तीसरा भाव आयु है, तो उससे पहले वाला भाव उसका 12वां भाव या व्यय स्थान कहलाता है। तो दूसरा भाव आयु का व्यय स्थान कहलाता है, अतः द्वितीय एवं सप्तम भाव मारक स्थान कहे गए। तो लॉजिक समझिए, अष्टम डेथ हाउस है, या आयु जिसको कहते हैं आयु भाव, यहां से आयु डिसाइड होती है, तो उससे ठीक पहले वाला भाव 12वां उसका व्यय करेगा, आयु को कम करेगा, इसलिए सप्तम को हम मारक भाव कहते हैं। अब अगर 8वीं राशि को हम 8वें से 8वां देखें, तो तृतीय स्थान आता है, ये भी आयु कहलाएगा, आयु की आयु। और तृतीय से पहला उसका 12वां स्थान होगा, अर्थात द्वितीय। अगर तृतीय को 1 नंबर माने, तो अपने आप द्वितीय क्या 12वां स्थान हो जाएगा, तो इस आयु का व्यय द्वितीय स्थान हो जाएगा, इसलिए द्वितीय स्थान को भी मारक स्थान कहते हैं। द्वितीय एवं सप्तम मारक स्थानों में द्वितीय स्थान सप्तम की तुलना में अधिक मारक होता है। इन स्थानों पर पाप ग्रह हो और मार्केस के साथ युक्ति कर रहे हो, तो उनकी दशाओं में जातक की मृत्यु होती है। तो समझ लें, द्वितीय और सप्तम में द्वितीय ज्यादा बलवान है, वो ज्यादा बड़ा मार्केस है। और अगर द्वितीय में कोई पाप ग्रह बैठा है और उसकी दृष्टि या युति बन रही है किससे, मार्केस से, तो वह अपनी दशा अंतरदशा में जातक की मृत्यु का कारण है। इसी का सी पार्ट क्या है, यदि उनकी दशाओं में मृत्यु की आशंका ना हो, तो सप्तमेश और द्वितीय की दशाओं में मृत्यु होती है। अर्थात खुद जो मार्केस है, चाहे वो द्वितीयेश हो चाहे सप्तमेश हो, उनकी जब दशावर्ष आएगी और उस दशावर्ष में 3 या 3 से ज्यादा क्रूर ग्रहों का जब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा लगेगी, तो मृत्यु का कारण बनेगा। चौथा अर्थात डी, मारक ग्रहों की दशाओं में मृत्यु ना होती हो, तो कुंडली में जो पाप ग्रह बलवान हो उसकी दशा में मृत्यु होती है। व्ययाधिपति, व्यय का अधिपति, व्यय अर्थात 12वां हाउस का अधिपति की दशा में मृत्यु न हो, तो व्ययाधिपति से संबंध करने वाले पाप ग्रहों की दशा में मरण योग बनेगा। कहने का मतलब है, अगर मार्केश ग्रहों की दशा में मृत्यु नहीं हुई, तो 12वें हाउस का जो स्वामी ग्रह है, जिसे हम व्यय का अधिपति कहते हैं, उसकी दशा में मृत्यु का कारक बनेगा। यदि तब भी मृत्यु ना हुई, तो उस व्यय के अधिपति की किसी से जो युति बन रही, दृष्टि बन रही, तो उनकी दशा वर्ष में ये मरण योग बनेगा। व्ययाधिपति का संबंध पाप ग्रहों से ना हो, तो व्ययाधिपति से संबंधित शुभ ग्रहों की दशा में मृत्यु का योग बताना चाहिए, ऐसा समझ चाहिए। व्ययाधिपति के संबंध शुभ ग्रहों से भी ना हो, तो जन्म लग्न से अष्टम स्थान के अधिपति की दशा में मरण होता है, अन्यथा तृतीयेश की दशा में मृत्यु होती है। तृतीयेश जब द्वितीयेश और सप्तमेश, जो कि हम मार्केश कहते हैं, किसी कारणवश इसमें मृत्यु नहीं होती है, तो तृतीयेश को भी हम थर्ड स्टेज पे मानते हैं कि वो भी मारक का कार्य करता है, तो तृतीयेश की दशा में भी ये संभव हो सकता है, क्योंकि मारक स्थानावृत्ति से संबंधित शुभ ग्रहों को भी मारकत्व का गुण प्राप्त होता है। अर्थात ये एक रूल है कि जो मारक ग्रह हैं, मार्केस हैं, इनको मारक क्षमता कौन दे रहा, आयु हाउस। और आयु कौन डिसाइड कर रहा, 8वां और तीसरा। इसलिए ये जो 8वें और तीसरे भाव हैं, ये खुद भी मारक का कार्य कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका 5वां हिस्सा, कि मारक ग्रहों की दशा में मृत्यु न आवे, तो कुंडली में जो बलवान पाप ग्रह है उसकी दशा में मृत्यु की आशंका होती है, ऐसा विद्वानों को मारक कल्पित करना चाहिए। पाप फल देने वाला शनि जब मारक ग्रहों से संबंध करता है, तब पूर्ण मार्किसों को अतिक्रमण कर निसंदेह मारक फल देता है। अर्थात पाप फल देने वाला शनि जब मारक ग्रहों से संबंध, अर्थात शनि यदि मार्केश से कोई भी तरह का संबंध बना रहा हो, चाहे दृष्टि संबंध चाहे युति संबंध, तो अपनी दशांतर दशा में मार्केश का कार्य करता है। तो इसमें कुछ कुंडलियां भी लगी हैं, इसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं। जैसे एक कुंडली यहाँ पे लगी है, मेष हो या कन्या लग्न, इन दोनों में, चलिए मेष अगर होगी तो 8वीं राशि वृश्चिक अपने आप 8वें हाउस में लग जाएगी। अब द्वितीय स्थान में सूर्य चंद्र हैं,
और 8वें या वृश्चिक में गुरु है। मंगल और शनि 5वें और 6वें में है। तो आप देख सकते हैं कि क्रूर ग्रह 5वें में और 6वें में है। तो यहाँ पे शनि के कारण ये उस स्थिति में मार्केस बन जाएगा जब इसकी सप्तम या यहाँ पे द्वितीय से कोई संबंध बनेगा। मेष लग्न है तो द्वितीय नंबर पे यहाँ पे 2 नंबर राशि लगेगी जिसका स्वामी शुक्र है। तो शुक्र से जब इसकी दृष्टि संभव होगी तो ये मार्केस का कार्य करेगा। अगली कुंडली में आप देख सकते हैं कि यहाँ द्वितीय हाउस में सूर्य चंद्र मंगल 3 ग्रह है। तो मंगल यहाँ पे एक क्रूर ग्रह है, और अगर यहाँ पे मंगल की राशि लगी है 1 नंबर या 8 नंबर, मेष या वृश्चिक, तो यह प्रबल मारक बनेगा। चौथा प्रश्न जो आया था पराशरी ज्योतिष के अनुसार त्रिशदाय किस प्रकार फल देते हैं, और इसको कुंडली बनाकर स्पष्ट करना था इस पे। तो त्रिशदाय क्या होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। यदि कोई ग्रह त्रिशदाय अर्थात 3, 6, 11 को स्वामी होकर पाप फलदायक होता है। त्रिशदाय अधिपति यदि उसी समय त्रिकोण का भी अधिपति हो तो वो शुभ और अशुभ दोनों फलदायक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह सौम्य है या क्रूर। तो त्रिशदाय क्या होते हैं 3, 6, 11। तीसरा भाव पराक्रम है, 6वां भाव शत्रु भाव या रोग भाव है, और 11वां आय भाव है, इनकम हाउस है। तो 3, 6, 11 में जो भी राशियां लगी हैं तो उसका जो स्वामी ग्रह होगा वो त्रिशदायाधिपति कहलाता है, और वह सदैव अशुभ फल देता है ऐसा माना गया है। पर इस साथ में यह भी माना गया है कि यदि वह ग्रह सौम्य ग्रह है और अच्छी जगह पे बैठा है, मतलब अच्छे भाव में बैठा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो सदैव आपको पाप फल दे, वो आपको शुभ फल भी दे सकता है। पर ज्यादातर केस में 70-80% केस में त्रिशदायाधिपति आपको पाप फल ही देते हैं। अब त्रिशदाय के कुछ नियम यहाँ पे बताएंगे जिससे ये पता चले कि कब ये शुभ और कब ये पाप फल देते हैं। यदि तीसरे स्थान का स्वामी तृतीय में, छठे स्थान का छठे में, एकादश स्थान का स्वामी एकादश में हो तो वह पाप फलद नहीं होता है। तो चलिए ये एक कंडीशन आ गई त्रिशदाय की कि यदि स्वराशिस्थ ग्रह हो, मतलब वो त्रिशदाय जो है वो अपनी ही राशि में है, तो 3 का स्वामी 3 में, 6 का 6 में, 11वें के 11वें में है, तो उस स्थिति में अब वो पाप फल नहीं देंगे क्योंकि कोई भी ग्रह अपने ही घर को नुकसान नहीं चाहता। इस कारण से यहाँ पे शुभ फल मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि षष्ठे से बलवान होकर षष्ठ स्थान में हो तो जातक पराक्रम द्वारा शत्रुओं पर विजय पाता है, अति लक्ष्मीवान होता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वह उदार वृत्ति वाले होता है, उसे कोई भी दबा नहीं सकता। यह शुभ फल षष्ठेश की दशा का है। तो यह 6वां भाव। अगर कन्या लग्न की कुंडली है तो 6वें भाव में 11वीं राशि लगी है, और 11वीं राशि का स्वामी शनि 6वें में ही बैठा है, तो ये फल उसी के बताएगा। दूसरी कंडीशन, यदि त्रिशदाय ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल देता है, अशुभ फल देता ही नहीं है। यदि स्वग्रह का हो तो अच्छे स्थान में हो तो 75% शुभ देता है। तो देखिए अब त्रिशदाय इसी कुंडली में आप देख सकते हैं कि तीसरा हाउस, ये कन्या लग्न की कुंडली है तो इसमें तीसरा हाउस त्रिशदाय है, और वहां पे वृश्चिक राशि लगी। तो वृश्चिक का स्वामी क्या है मंगल, जो कि उच्च होके 5वें हाउस में बैठा है। 5वें हाउस में जाते ही वो किसमें, मकर की राशि में पहुंच गया। मकर में मंगल उच्च का होता है, तो अर्थात यहाँ पे त्रिशदायाधिपति मंगल उच्च का होता है। तो ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है कि यदि त्रिशदाय ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल देता है। अब यहाँ मंगल शुभ फल देगा, सिर्फ शुभ 100% शुभ फल देगा। यही मंगल यदि कहीं और बैठा होता, स्वराशिस्थ हो जाता, जैसे 1 में बैठ जाता, अब ये त्रिकोण में नहीं होते, उच्च का भी नहीं है, लेकिन स्वराशिस्थ हो जाता है, या तो तीसरे में खुद ही बैठ जाता या 8वें में चला जाता। तो स्वराशिस्थ होने से अब शुभ फलों में थोड़ा सा कमी आ जाती, 50-75% ही शुभ फल देता, बाकी अशुभ। पर उच्च का होने पे 100% शुभ देता। अब इसका एक अपवाद भी है, परंतु इस सामान्य नियम का एक अपवाद ऐसा है कि यदि वृश्चिक लग्न हो और मंगल षष्ठाधीश स्थान में हो तो वह शुभ फल नहीं देता। मतलब यहाँ पे प्रथम हाउस में 8 नंबर राशि लगी है, तो अपने आप 1 नंबर कहाँ चली जाएगी, 6वें हाउस में चली जाएगी। अब लग्नेश भी मंगल है और षष्ठेश भी मंगल है,
और यहां पे मंगल षष्ठ में बैठ गया है। अगर लग्न में बैठता तो अच्छे फल देता, क्योंकि वो त्रिकोण का अधिपति हो जाता है। क्योंकि प्रथम हाउस सिर्फ केंद्र भाव ही नहीं है, त्रिकोण भी है। लेकिन उसकी जगह अगर मंगल छठवें में आ गया तो ना ये त्रिकोण है ना ये केंद्र है, बल्कि ये शत्रु भाव है। और इस कारण से यहाँ अब मंगल 100% अशुभ फल देगा, क्योंकि स्थान का बहुत फर्क पड़ता है, भाव का बहुत फर्क पड़ता है। ये भाव अच्छा नहीं है, माना कि स्वराशिस्थ है, लेकिन भाव अच्छा न होने के कारण ये एक अपवाद है कि स्वराशिस्थ होने के बावजूद भी मंगल आपको अशुभ फल दे रहा है। तो इसको अलग से याद रखिएगा कि स्वराशिस्थ में सभी स्वराशिस्थ आपको शुभ फल नहीं देंगे, बल्कि अशुभ भी दे सकते हैं। जो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि त्रिकोणेश यदि त्रषदायाधीश भी हो तो वह शुभ फल नहीं होता, इस प्रकार की व्याख्या करना सही नहीं है। कारण कर्क लग्न का है। तो यहाँ पे एक इन्होंने कारण दिया है कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि त्रिकोण का स्वामी यदि त्रिशदाय का भी स्वामी हो तो वो कभी शुभ फल नहीं देता है। ऐसा पराशरी में मना किया गया। पराशर मुनि ने कहा है कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो शुभ फल भी दे सकता है। कारण है कर्क लग्न का बृहस्पति। अगर कर्क लग्न है, ये देखिए 4 नंबर की राशि लगी है लग्न में, तो 9 नंबर अपने आप छठे में चला जाएगा और 12वें नंबर राशि अर्थात मीन 9वें में चली जाएगी। अर्थात कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति की राशियां धनु और मीन छठे और नवम में लगेंगी। एक राशि छठे में जाएगी त्रिशिदाय में और एक राशि जाएगी उसकी त्रिकोण। इसमें से एक स्थान त्रिशिदाय का है और दूसरा त्रिकोण का है, परंतु फिर भी कर्क लग्न के बृहस्पति को शुभ ही माना गया है। अब क्यों शुभ माना गया है? क्योंकि पहली बात तो यह सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, शुभ फल ही देता है, लेकिन स्थान के अनुसार देगा। यहां पे इस कुंडली में देखिए तो गुरु कहां बैठ गए हैं? अपनी ही मीन राशि में। स्वराशिस्थ भी हो गए हैं और त्रिकोण के अधिपति भी हो गए हैं। इस कारण से अब ये 100% शुभ फल। यही गुरु अभी 8वें में बैठ जाते या 12वें में, तो फिर 100% ये आपको अशुभ फल देते। तब ये त्रिशदायाधिपति की तरह फल देते हैं। पर यहाँ पे इस केस में त्रिशदायाधिपति होने के साथ साथ त्रिकोणाधिपति भी हैं, इसलिए ये शुभ फल देंगे। यही यहाँ पे बताया गया है कि इनमें एक स्थान त्रिशदाय को, दूसरा त्रिकोण का, परंतु फिर भी कर्क लग्न के बृहस्पति को शुभ ही माना गया। किंतु यदि यही 3, 6, 8, 12 इन स्थानों में बैठे हो तो वह शुभ फल नहीं देगा। यह स्पष्ट है कि यथार्थ में त्रिकोणाधिपति का महत्व कब है? जब वह त्रिकोण अथवा केंद्र में बैठा हो तब। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिकोणाधिपति का कोई महत्व नहीं है। तो त्रिकोण का महत्व तभी है जब वो केंद्र में बैठ जाए ग्रह, या त्रिकोण में ही बैठ जाए, कहीं पे भी किसी भी त्रिकोण में। अब त्रिशिदाय का अंतिम इसमें पराशरी जो रूल है वो क्या है? कन्या लग्न की कुंडली में त्रिकोण पंचम स्थान में मकर राशि होने से और षष्ठ स्थान में कुंभ राशि होने से इन स्थानों के स्वामी शनि को अशुभ ही माना गया है। बरामीर के मतानुसार जब एक ग्रह दो कारणों से विरुद्ध धर्म का होता है, यानी एक कारण से शुभ फल देने वाला और दूसरे कारण से अशुभ फल देने वाला, तो ऐसी परिस्थिति में वह ग्रह दोनों स्थानों के फलों का नाश करता है। लेखक के मत में उपरोक्त उदाहरणों में शनि और गुरु ये त्रिकोणाधीश होकर त्रिशिदायाधीश भी है, इसलिए दोनों ही सदोष है। तो देख लीजिए, यहां पे यह समझाने की कोशिश की गई है कि यदि उन ग्रहों की, जिन ग्रहों की दो दो राशियां हैं, एक राशि त्रिशदाय में हो और दूसरी राशि त्रिकोण में हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक राशि त्रिकोण में हो और दूसरी अष्टम या 12वें हाउस, वे हाउस में। ऐसी स्थितियों में ऐसा ग्रह त्रिकोण से तो अच्छे फल देना चाहेगा, पर त्रिशदाय अष्टम या वे हाउस में होने के कारण वो बुरे फल भी देना चाहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो ग्रह कहां पे बैठा है। वराहमिहिर के अनुसार, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो हैं, उनके अनुसार तो ये हमेशा अपने दोनों हाउस के फलों का नुकसान करेगा। पर पराशरी में यह बताया गया है कि ऐसा नहीं है। यदि वह ग्रह कि एक राशि त्रिकोण में है और दूसरी त्रिशदाय या अष्टम या द्वादश में है, तो वह ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार फल देगा। यदि वह स्वराशिस्थ है, उच्च राशिस्थ है,
तो अशुभ फलों को बढ़ा देगा। यदि वह स्वराशिस्थ और उच्च राशिस्थ नहीं है, बल्कि अष्टम या द्वादश में है, या त्रिशिदाय में बैठा है, साथ ही शत्रु राशि में बैठा है, तो वह पाप फलों को बढ़ा देगा। क्योंकि यहाँ जो सदोष शब्द है उसका बहुत महत्व, मतलब दोष के साथ में। अब कोई ग्रह के पास शुभ और अशुभ दोनों है, अब वो देना चाह रहा है, तो शुभ कब देगा? यदि वो कंफर्टेबल होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो शुभ देने लगेगा। और अगर वो पीड़ित है किसी भी तरीके से, तो अशुभ देने लगेगा, क्योंकि वो दोनों देना चाहता है, पर देने का कारण बनेगा उसकी स्थिति। यदि स्वराशिस्थ है, उच्च राशिस्थ है, अच्छे भाव में है, तो वो ग्रह अपने आप अच्छे फल देने लगेगा, अन्यथा अशुभ फल देगा। तो मित्रों, ये मिड टर्म पराशरी एग्जाम 2023 का पेपर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।